करीम बाल्टी लेकर गाय के पास बैठता तो दूध निकलता ही नहीं। गाय बेचैन नजर आती, बछड़ा मां के थनों से दूध पीने को मचलता, पर थनों में एक बूंद तक नहीं रहती। करीम की बीवी परेशान होकर कहती, ये क्या आफत आ गई, न दूध हमारे हिस्से में आता है न बछड़े के, हर रोज गाय और कमजोर होती जा रही है। करीम सोच में पड़ गया। रात दिन माथा पच्ची करता, कभी लगता कोई चोर दूध चुरा ले जाता होगा, कभी सोचता शायद गाय बीमार हो गई। उसने कई रातें जागकर पहरा दिया, पर हर बार सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन असली कहानी तो किसी और दुनिया में चल रही थी। कुछ महीने पहले की बात थी। करीम खेत जोत रहा था, आखिरी कोना खोदने ही वाला था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। छपाक, और अगली ही घड़ी जमीन पर एक सांप तड़पता दिखा, 2 टुकड़ों में बंटा हुआ। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। या खुदा, ये क्या हो गया मुझसे, वो डरते डरते बोला। उसने सांप को उठाया, खेत के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर काम में लग गया। लेकिन करीम नहीं जानता था वो कोई आम सांप नहीं था, वो एक नाग था, और उसी बिल में उसकी संगिनी नागिन भी रहती थी। उस वक्त वो शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी। जब नागिन लौटी, उसने अपने नाग को मरा हुआ देखा। उसका दिल चीख उठा। वो उसके पास लिपट गई, फुफकारते हुए रो पड़ी। किसने किया ये? उसने अपने नाग की आंखों में झांका और वहां उसे एक चेहरा दिखा, करीम का चेहरा। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी, नागिन ने फुफकारते हुए कसम खाई। करीम उस दिन घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज बहुत थके लग रहे हो। करीम ने बस इतना कहा, एक सांप खेत में निकला था, उसे मार दिया। पत्नी सहम गई। लोग कहते हैं सांप का जोड़ा होता है, वो बदला लेता है। करीम हंसा, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। हर रात जब गांव नींद में डूब जाता, वो नागिन अपने बिल से निकलती। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। वो सीधे करीम के आंगन में आती, गाय के पास जाती, धीरे से उसके पैरों को लपेटती और फिर थनों से दूध चूसना शुरू कर देती। गाय थरथराती, आंखों में डर लिए खड़ी रहती। सुबह जब करीम दूध निकालने बैठता तो बाल्टी खाली होती। गांव वाले बातें बनाने लगे, करीम दूध छुपा रहा है, शायद शहर में बेच देता है ज्यादा दाम पर। करीम की आंखों में शर्म और उलझन थी। उसे समझ नहीं आता आखिर ये दूध जा कहां रहा है। एक रात उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह गाय के पास बैठा, आंखें खोले पहरा देता रहा। कुछ देर में थक कर आंख लग गई। तभी अंधेरे से एक परछाई सरकी। वो थी नागिन। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। झड़ से टपकता हुआ फन हवा में उठा। वह धीरे धीरे करीम के पास पहुंची, वार करने को तैयार। बस उसी पल भीतर से आवाज आई, अब्बा, अम्मी बुला रही हैं। करीम ने झट से सिर उठाया और भीतर चला गया। नागिन का वार खाली गया। जमीन पर गुस्से में फुफकारती, बल खाती हुई वह बोली, आज बच गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। दूसरे दिन करीम खेत जोत रहा कि अचानक उसने पीछे किसी के सरसराने की आवाज सुनी। पल भर में एक सन्नाटा छाया और उसके पीछे वही नागिन फटाके भरकर उभर आई। फन फैलाया, दंश देने ही वाली थी। तभी पास के पेड़ के नीचे से कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। नागिन झट से झाड़ियों में छुप गई। एक बार फिर करीम की जान बच गई। यह सिलसिला रोज दोहरने लगा। हर बार करीम की जान बच जाती और उसे पता भी नहीं चल पाता कि मौत कितनी नजदीक थी। पर नागिन को हर बार दूध पीकर अस्थायी सुकून ही मिलता। उसका गुस्सा कम न हुआ, बढ़ता गया, और अब वह समझ चुकी थी कि सीधे करीम को मारना आसान नहीं। इसलिए उसने चाल बदली। अब बदला करीम के सबसे कीमती रिश्ते उसके बेटे के जरिए पूरा होना चाहिए। एक दफा बाजार की भीड़ भाड़ में फैजान की नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह लम्हा अचानक थम सा गया। लड़की हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी, नाजुक चेहरा, पानी सा साफ और कुछ बातों में अनकही कविता जैसी। कौन है ये? फैजान ने दिल से ही पूछा। घर लौटकर भी वह मुस्कान उसे नहीं छूटी। खाना जब निगलता तो स्वाद गायब सा लगता। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? फैजान ने सिर झुकाया और कहा, कुछ नहीं मां। अगले दिन फिर वही गली, उम्मीद की एक किरण, और किस्मत से वही लड़की, वही खद्दी मिली। फैजान ने हिम्मत करके पूछा, आप कहां रहती हैं? मैंने आपसे पहले कभी नहीं मिली। लड़की ने दुपट्टे को हल्का समेटते हुए मुस्कुराहट में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हूं, नाम आलिया है। बस फिर क्या था, फैजान का दिमाग और दिल दोनों आलिया में खो गए।
दूसरी तरफ नागिन अपने बिल में बैठकर ठहाका मार रही थी। उसकी आंखों में अब लालिमा और तेज बढ़ चुकी थी। करीम बच निकला, पर अब उसका बेटा मेरी जाल में फंसेगा। तीसरी मुलाकात के बाद फैजान ने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। घर लौटते ही उसने मां से कहा, मैं निकाह करना चाहता हूं। मां ने पूछा, किससे? मां की आवाज में चिंता झलक पड़ी। किस खानदान की है यह लड़की? फैजान ने झट से जवाब दिया, मुझे खानदान की फिक्र नहीं अम्मा, मुझे वही लड़की पसंद है, आलिया। फैजान ने आंखों में पक्कापन भरकर बताया, वो अनाथ है, न मां न बाप न कोई भाई, एक खाला के पास ठहरी है, वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। फैजान की आवाज में जिद थी। यही तो कारण है कि हमें मदद करनी चाहिए। उसे ठुकरा दें तो वो कहां जाएगी? करीम को हैरत हुई। यतीम है तो तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? कौन उसकी गारंटी देगा? पर फैजान का इरादा पक्का था। उसने दहाड़ के नहीं बल्कि प्यार की मुलायम आवाज में कहा, मैं उसका सहारा बनूंगा। करीम के चेहरे पर आशंका और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने कहा, बेटा, निकाह इमोशन नहीं, जिंदगियों का बंधन है। फैजान ने हाथ जोड़कर नर्म लहजे में कहा, अब्बा, मैं ये रिश्ता सिर्फ रहम के लिए नहीं चाहता, और मेरा दिल कहता है यही मेरी जिंदगी है। बहस करना अब बेअसर था। बेटे की आंखों की सच्चाई ने उसे पिघला दिया। आखिर उसने मुंह दबाते हुए कहा, ठीक है। अगले दिन गांव के 2 गवाह और मौलवी साहब आ गए। निकाह सादा था, बिना शानो शौकत के, बस हुक्म रूह की तरह। लेकिन पहली रात के बाद ही माहौल बदलने लगा। आलिया, जिसको हमेशा दुपट्टे में थोड़ी सी शर्म के साथ देखा जाता था, उसने सुना सुनाया अंदाज छोड़कर कहा, आज मुझे अलग कमरा चाहिए। फैजान ने प्यार से राजी हो गया। उसने दुल्हन के कमरे को सजाया, चिराग जलाया और दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजरी और फैजान नई मोहब्बत के नशे में जल्दी सो गया, मगर करीम की नींद हराम थी। आधी रात की खामोशी में आलिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। उसने सहेज कर दरवाजा खोला और सीधा सीहून की तरफ चल पड़ी। करीम के कमरे के पास पहुंचकर उसने बड़े नजदीक से करीम को देखा, फिर बेएहसासी नजर से उसका हाथ पकड़ा और फिर जैसे कोई मीठा चूस रहा हो, धीरे धीरे उसने करीम के खून में से ताकत खींचनी शुरू कर दी। आलिया ने करवट बदली और थोड़ी सी झर अपनी छुपी हुई चाल से करीम के शरीर में उतार दी। मुस्कुराकर उसने कहा, करीम, मेरा नाक मारा गया था, अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा झर तेरे अंदर उतरेगा। लोग कहेंगे उम्र का असर है, पर असल में यह मेरी मोहब्बत भरी सजा है। सुबह करीम ने उठकर अपनी बदली हुई कमजोरी महसूस की। सर घूमना, बदन भारी, चलने में तकरार। उसने खुद से कह दिया, शायद बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन यह सिर्फ पहला जख्म था। दिन ब दिन उसके और उसकी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। पहले करीम समझता रहा कि बुढ़ापा है, फिर उसकी बीवी भी वहीं थकावट और भंग महसूस करने लगी। गांव वाले आते और पूछते, करीम भाई, पहले आप कितने मजबूत थे, अचानक क्या हुआ? करीम बस मुस्कुराकर टाल देता, शायद मौसम का असर। और आलिया दिन के उजाले में वही नम्र, खिदमत करने वाली बहू बनकर सबके सामने रहती, माँ बाप की सेवा करती और गांव की औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती। देखो कैसे नेक है, कितनी समर्पित बहू मिली है। लेकिन रात आते ही वो मुखौटा उतर जाता। आलिया फिर उस रूहानी परछाई में लौट आती। कमरे में दाखिल होकर चुपके से झर शर्णकों में उंडेलती, कुछ खून चूस लेती और फिर हंसकर कहती, तूने मेरा नाक मारा था, अब मैं तेरा और तेरी बीवी का कतरा कतरा कर दूंगी। उसकी आवाज में घृणा थी, पर लफ्जों में सुकून। और फिर वह फिर से फैजान के कमरे में लौट आती, वहां एक कोमल दुपट्टे वाली दुल्हन की तरह। करीम और उसकी बीवी की तबीयत दिन ब दिन उतरती चली गई। पहले वे थोड़ा सा थकते, फिर बिस्तर पर ज्यादा समय बिताने लगे। परिवार में कोई वजह समझ नहीं पा रहा था, और तब से जैसे घर पर एक अनजाना बदबू सा फैल गया हो। पहली गाय का दूध अचानक खत्म हो गया, फिर एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे। कभी बकरी मृत मिली, कभी बछड़ा जमीन पर गिरा पड़ा। कुछ गायें गंभीर रूप से जख्मी पाई गईं। आंगन में जानवरों की लाशों का सिलसिला बढ़ने लगा। लोग मुंह में छुप छुप कर बातें करने लगे। पहले यह परिवार खुशहाल था, अब क्या कुदरत बदल गई। धीरे धीरे दोनों माता पिता के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान उभरने लगे। बाल सफेद, आंखों के नीचे गहरे घेरे, शरीर में निरंतर कमजोरी।
गुजरते हुए पड़ोसी उन्हीं लफ्जों में चुपके टिप्पणी करते, ये घर तो बर्बाद हो गया जब से नई बहू आई है। फैजान को यह बातें सुनकर चुभन हुई। दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ और मानना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी आलिया दिन में बड़े प्यार